कैथोड रे और एनोड रे के डिस्कवरी के बाद ये बात तो प्रूव हो गई कि एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है और हर एक एटम कई तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। और इस बात को बाद में यानी कि 1896 में बैक्वेरल के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट, जिसको कि हम लोग रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं, उसके द्वारा भी प्रूव करा जाता है। यानी कि फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी इस बात को सपोर्ट करता है कि एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है और एटम कई तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानेंगे जो कि 1896 में बैक्वेरल के द्वारा दिया गया था। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, बिकॉज इट मीन्स ए लॉट फॉर मी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट की ओर मूव करते हैं। तो वीडियो में हमने को जानना है कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो कुछ डिफिनेट तरह के सब्सटेंसेस जैसे कि यूरेनियम, थोरियम वगैरह जो होता है, जिसे हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, तो इस तरह के सब्सटेंस से स्पॉन्टेनियसली कहने का मतलब अपने आप सम एक्टिव रेडिएशंस का अगर निकलना हो तो इस फेनोमेनन को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि अपने अंदर से स्पॉन्टेनियसली एक्टिव रेडिएशंस प्रोड्यूस करे, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहां पर उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि the spontaneous emission of active radiations by certain elements like uranium, thorium वगैरह वगैरह is called radioactivity and the element are called radioactive elements। यानी कि इस तरह के एलिमेंट यूरेनियम, थोरियम वगैरह को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सामान्य तौर पर पीरियोडिक टेबल में जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं जो कि पीरियड 6 और 7 के हो सकते हैं, वो सब खासकर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि यूरेनियम, थोरियम जैसे किसी सब्सटेंस को लेड ब्लॉक के अंदर रखें, ये जो ब्लॉक है ये क्या चीज का बना हुआ है बच्चों? लेड का बना हुआ है। तो ये आप लोग जनरल नॉलेज के रूप में भी याद कर सकते हो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के थ्रू जो एक्टिव रेडिएशंस इमिट होता है वो किस एलिमेंट पर असर नहीं डालता है। तो आप लोग जवाब दोगे कि वो लेड होता है, क्योंकि बाद में जब आप लोग देखोगे कि रेडियो एक्टिव सीरीज का जो अंतिम एलिमेंट होता है उस अंतिम एलिमेंट को हम लोग लेड बोलते हैं और लेड पर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का असर नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को किस में रखते हैं? लेड ब्लॉक में। लेड ब्लॉक में एक नैरो होल करा गया है, वहां पर हम लोगों ने क्या रखा है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो जैसे हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड ब्लॉक में रखेंगे, हम लोग देखते हैं उसके अंदर से एक्टिव रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में हम लोग ये 3 रेडिएशन नहीं देखेंगे, यहां से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एक ही तरह का रेडिएशन देखेंगे। क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये एक्टिव रेडिएशन ऊपर ही क्यों जाता है, चारों तरफ क्यों नहीं जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्टिव रेडिएशन तो चारों तरफ जाता है, लेकिन चूंकि लेड ब्लॉक में इस सब्सटेंस को हम लोग रखे हुए हैं तो इस दिशा में ये रेडिएशंस नहीं दिखता है, क्योंकि यहां पर नैरो होल किसी इस डायरेक्शन में रखा गया है, जिस वजह से हम लोगों को सिर्फ इस डायरेक्शन का एक्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग इस रीजन में साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, दोनों केस में एक ही रिजल्ट आता है। अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर चलते हैं और मान लेते हैं इस साइड नेगेटिव प्लेट और इस साइड पॉजिटिव प्लेट हम लोग रखें, तो ऐसा करने पर यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट जैसे आप लोग रखोगे तो ये जो एक्टिव रेडिएशन है ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। वो 3 हिस्सों में से जो पहला हिस्सा होता है वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूट्रल रेडिएशन होगा, इस पर कोई चार्ज वार्ज होगा नहीं। इसी वजह से ये रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आने के बावजूद इस पर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये वाला रेडिएशन जो कि अनडिफ्लेक्टेड रहता है उसे हम लोग बच्चों क्या नाम दे देते हैं? गामा रे।
और वो वाला रे जो कि निगेटिव प्लेट की ओर मूव कर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडिएशन सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो उसे हम लोग बच्चों क्या नाम दे देते हैं, उसे हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा रे। और वो रेडिएशन जो कि पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला रेडिएशन सब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं बीटा रे। अभी आप लोग यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि गामा रे अनडिफ्लेक्टेड होता है, अल्फा रे जो होता है वो डिफ्लेक्ट करता है निगेटिव प्लेट की तरफ, और बीटा रे जो है वो डिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन की मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो अल्फा रे को देखो थोड़ा डिफ्लेक्ट कराए हैं, बीटा रे को बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कराए, आप लोग गौर कर रहे होंगे। तो ये कोई एरर नहीं है पिक्चर बनाने के दौरान, ये जानबूझकर गामा रे को थोड़ा डिफ्लेक्ट कराया गया है, बीटा रे को ज्यादा डिफ्लेक्ट कराया गया है, और ये आप लोग अपने याददाश्त में भी डाल लो। चूंकि अल्फा रे हैवियर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बावजूद इसके कि इसमें ज्यादा लगता है, वो देखेंगे क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, बावजूद इसके अल्फा रे का डिफ्लेक्शन कम होता है। लेकिन बीटा रे जो होता है बहुत ज्यादा हल्का होता है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा रे, और फोर्स जो रहता है बीटा रे पर अल्फा रे का आधा होता है। कैसे, वो देखेंगे। तो इस वजह से, यानी कि हल्का पार्टिकल होने की वजह से ये ज्यादा मूव कर जाता है किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर बीटा रे का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और अल्फा रे का डिफ्लेक्शन ज्यादा कम होगा। ओके, तो यहां पर आप लोगों ने सीख लिया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो एक्टिव रेडिएशन होते हैं, उस एक्टिव रेडिएशन को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास करें तो वो 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, और उन 3 हिस्सों को हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे का आइडेंटिटी क्या है, यानी कि अल्फा रे क्या चीज से मिलकर बना होता है, बीटा रे क्या चीज से मिलकर बना होता है, और गामा रे क्या चीज से मिलकर बना होता है। बच्चों सबसे पहले हम लोग अल्फा रे की बात करते हैं कि याद रखो आप लोग कि अल्फा रे जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है, यानी कि अल्फा रे मटेरियल पार्टिकल है और ये क्या चीज से मिलकर बना है, हीलियम न्यूक्लियस। अगर आप लोग को याद हो तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर जो होता है दैट इज 4, यानी कि हीलियम एटम में कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, प्रोटॉन कितने होते हैं, वो भी 2, और न्यूट्रॉन 4 - 2 = 2, यानी कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होगा, आप लोग गौर करो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, वहां पर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, सही कि नहीं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दैट विल मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ हीलियम। तो ये तो स्थिति हो गई हीलियम एटम की, लेकिन हम यहां पर बता रहे हैं कि अल्फा रे जो है वो हीलियम से मिलकर नहीं बना हुआ है, हीलियम न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है। यानी कि इस हीलियम में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो ही ना बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हीलियम से क्या बन जाएगा, He2+। अब बताओ तो He2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, प्रोटॉन कितने हैं, 2, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, यानी कि सिर्फ ये न्यूक्लियस बच जाएगा, न्यूक्लियस जिसमें कि 2 प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे, 2। और यही न्यूक्लियस जो है वो आप लोग दिमाग में फिट करो कि वो हीलियम न्यूक्लियस कहलाएगा, यानी कि वही अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा रे जो है ऐसे कई तरह के हीलियम न्यूक्लियस का स्ट्रीम है, यानी कि ऐसा कई सारा असंख्य हीलियम पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं और वही मिलकर क्या चीज बनाता है, अल्फा रे। तो सीधी सी बात है कि अल्फा रे की मास की बात करें, अल्फा रे में एक बात तो आप लोगों ने जान लिया कि ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो मटेरियल पार्टिकल है क्या, हीलियम न्यूक्लियस। तो वहां पर इसके मास की अगर हम लोग बात करें तो इसका मास 2 प्रोटॉन के मास के बराबर और प्लस 2 न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। प्रोटॉन का मास हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, और उसी तरह न्यूट्रॉन का वजन भी लगभग 2 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। तो बताओ तो कुल मिलाकर इसका वजन कितना हो जाएगा, इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू आता है लगभग 6.67 × 10⁻24 ग्राम। ओके, या इसे किलोग्राम में भी हम लोग लिख सकते हैं, 6.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये जो है क्या चीज का वजन हो गया बच्चों, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और ये वैल्यू याद रखना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए मेरे ख्याल से तो आप लोग हीलियम न्यूक्लियस के आइडेंटिटी को याद रखो कि हीलियम न्यूक्लियस 2
प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, और यानी कि हीलियम न्यूक्लियस है, और वही अल्फा रे है। तो 2 प्रोटॉन का वजन और 2 न्यूट्रॉन का वजन सिंपली क्या देगा बताओ? अल्फा रे का मास। और ये जो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये लगभग हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के बराबर होता है, और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को हम लोग 1 AMU काउंट करते हैं। कितना? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो बताओ तो अल्फा रे का मास जो होगा, या तो ग्राम किलोग्राम में लिखोगे तो इस तरह से, या फिर सिंपली 4 AMU भी लिख सकते हो। 2 AMU प्लस 2 AMU, हाउ मच? 4 AMU। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब अगर हम लोग बच्चों चार्ज की बात करें, तो अल्फा रे का चार्ज जो होगा, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 प्लस चार्ज के बराबर होगा। तो बताओ तो इसका चार्ज कितना होगा? +2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी कि अबाउट +3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इस तरह से बच्चों अपने को क्या पता चल गया? हीलियम पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है क्या? अल्फा रे। उसका मास जो होता है 4 AMU के बराबर, या फिर 1.67 इंटू 4, जिसको कि हम लोग 6.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम भी बोल सकते हैं। और चार्ज की जो वैल्यू होगी, दैट इज 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 2 इंटू +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बीटा पार्टिकल के बारे में जानते हैं। बीटा रे के बारे में बच्चों आप लोग जानो कि बीटा रे भी मटेरियल पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। और ये कौन सा मटेरियल पार्टिकल है? तो सिंपली ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अगर आप लोगों को याद करना है, अभी कभी याद करो कि अल्फा रे जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है, और बीटा रे जो है वो क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? वो सिंपली इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है, यानी कि कई सारा इलेक्ट्रॉन है। तो कई सारा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल होता है, तो सीधी सी बात है कि बीटा रे जो है वो भी क्या चीज है? मटेरियल पार्टिकल। और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ये सिंपली क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मास ऑफ बीटा रे, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, या फिर ग्राम में अगर लिखना हो तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग बीटा रे पार्टिकल का मास भी बोल सकते हैं। तो चार्ज जो है बीटा रे पर कितना होगा? जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, और वो कितना? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इस आधार पर अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कैथोड रे एंड बीटा रे, तो नथिंग। याद रखना, कैथोड रे भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, बीटा रे भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अंतर सिर्फ ये होता है कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और बीटा रे जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। थोड़ा बहुत स्पीड का भी और पेनिट्रेशन पावर का भी अंतर होता है कैथोड रे और बीटा रे में, क्योंकि कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन का स्पीड डिपेंड करता है उस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड और कैथोड के बीच डेवलप करा गया है। लेकिन बीटा रे का एक कांस्टेंट स्पीड होता है, दैट इज अबाउट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन थोड़ा सा कम होता है लाइट के स्पीड से, वो आगे हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो बीटा रे क्या चीज से मिलकर बना हुआ है बच्चों? बीटा रे मटेरियल पार्टिकल है, और क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है। तो मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसी वजह से बीटा रे भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बोला था कि अल्फा रे पर जो फोर्स लगता है वो बीटा रे का डबल होता है। तो अब वो सोचो कैसे? क्योंकि अल्फा रे का जो चार्ज होता था वो होता था +3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जो कि बीटा रे के चार्ज का डबल है। तो चार्ज चूंकि डबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, इस वजह से अल्फा रे पर बीटा रे के रिस्पेक्ट में ज्यादा फोर्स लग रहा है। ज्यादा फोर्स लगने के बावजूद अल्फा रे थोड़ा मूव करता है, बीटा रे ज्यादा मूव क्यों कर जाता है? क्योंकि बीटा रे का मास जो होता है वो अल्फा रे के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। वो यहां देखो 10 टू द पावर -28 का रेंज है मास में, और अल्फा रे के मास में आप लोगों ने देखा था समथिंग इंटू, यानी कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम था, यानी कि 10,000 ग्राम के 1897 के आसपास आता है इंटू 4, यानी कि लगभग 7400 या 7500 टाइम्स बीटा रे का मास अल्फा रे से कम होता है, जिस वजह से बीटा रे ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा रे। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग गामा रे की बात करते हैं। यहां पर क्लियर नजर आ रहा है कि गामा रे अनडिफ्लेक्टेड है। इससे तो पता चल गया कि गामा रे
पर चार्ज जो होगा वो कितना होगा 0। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ गामा रे। तो ये आप लोग जानो कि गामा रे इज नॉट मेड अप विथ मटेरियल पार्टिकल। जैसे कि अल्फा रे और बीटा रे सब मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ ये हम लोग कैसे जानते हैं? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि इस तरह के रे के सामने, यानी कि कैथोड रे या अल्फा रे या बीटा रे के सामने अगर हम लोग कोई पैडल ला दें तो उसको धक्का मार के ये आगे धकेल देता है, जो कि प्रूव करता है कि ये जो रे है ये सब मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन गामा रे के साथ वैसा ही एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करें, यानी कि गामा रे के रास्ते में कोई पैडल वगैरह हम लोग लगा दें तो गामा रे उस पैडल को आगे नहीं धकेल पाता है, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि गामा रे इज मेड अप विथ सम वेव। और ये कैसा वेव होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप लोग याद रखोगे गामा रे के बारे में, ये मटेरियल पार्टिकल से नहीं बना रहता है, ये क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव है तो इसका रेस्ट मास कितना होगा? 0। और चार्ज जो है बच्चों वो भी कितना होगा? 0। और 0 चार्ज है, इसी वजह से तो ये अनडिफ्लेक्टेड है। अब इन सारी चीजों को हम लोग समराइज कर कर एक जगह लिख लेते हैं। ओके, मैं जो यहाँ पर समरी लिखते चला जा रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ साथ आप लोग याद भी करते चले जाओ। बच्चों सबसे पहले हम लोग अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे के मास के बारे में देखते हैं। तो अल्फा रे का जो मास होता है वो कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, जो कि आप लोग देख सकते हो लगभग 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम के बराबर होता है, जिसे हम लोग 4mu भी बोल देते हैं। ओके, इसी तरह बीटा रे का मास जो होता है वो कितना होता है बच्चों? दैट इज अबाउट 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ग्राम में तब्दील करोगे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। इसे ग्राम में तब्दील करोगे तो इसे भी 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। गामा रे का रेस्ट मास की अगर हम लोग बात करें, रेस्ट मास क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे, तो वो कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर। ओके स्टूडेंट, इसी तरह अब हम लोग बात करते हैं चार्ज की। तो चूंकि अल्फा रे हीलियम न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है, यानी कि He2 प्लस आयन, तो बताओ तो बच्चों इसकी चार्ज क्या होगी? इसकी चार्ज जो है वो अबाउट प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के बराबर। बीटा रे की चार्ज जो है वो कितनी? दैट इज अबाउट माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और गामा रे चूंकि चार्जलेस होता है, इस वजह से इसका चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 0। आइडेंटिटी की अगर हम लोग बात करें कि अल्फा रे क्या चीज से मिलकर बना हुआ होता है, तो He2 प्लस आयन, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस। ओके, और इसी तरह से बीटा रे की अगर बात करी जाए तो बीटा रे क्या चीज से मिलकर बना होता है? These are made up with electrons। ये जो है सिंपली इलेक्ट्रॉन्स का रे है। और गामा रे सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बताओ तो ये मटेरियल पार्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? ये मटेरियल पार्टिकल है। क्या चीज? अल्फा रे। बीटा रे भी क्या है बताओ? ये भी मटेरियल पार्टिकल है। लेकिन गामा रे जो है दिस इज नॉट मटेरियल पार्टिकल, नॉट मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है। अल्फा रे की स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो ये अबाउट 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट के स्पीड का लगभग 1/10 स्पीड से ये मूव करता है। कौन? अल्फा रे। बीटा रे की स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो इट विल मूव अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड सेम, स्पीड स्लाइटली लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के स्पीड से थोड़ा ही कम रहता है ये। और गामा रे जो होता है सेम स्पीड एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट के स्पीड के लगभग बराबर स्पीड से ये मूव करता है। और लाइट का स्पीड कितना होता है बच्चों? आप लोगों को पता होगा कि लाइट अबाउट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है।
अब बच्चों अगर हम लोग पेनिट्रेशन पावर की बात करें, जो कि मेन नुकसान होता है क्या चीज का, इन एक्टिव रेडिएशंस का, तो अल्फा रे का मास ज्यादा होने के वजह से इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप लोगों से पूछा जाए तो बोल सकते हो आप लोग, अल्फा रे का पेनिट्रेशन पावर स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है। लेकिन गामा रे और बीटा रे की बात करें तो इन सब का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसमें भेदने का क्षमता, इवन दीवार को भी भेद कर ये इस पार से उस पार जा सकता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि रेडियो एक्टिव रिएक्टर वगैरह जो होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, उसे लगभग 10 मीटर मोटे कंक्रीट के वॉल से घेरा हुआ रहता है। वो क्यों? क्योंकि उसके सराउंडिंग में जो पर्सन काम कर रहे होते हैं उन्हें इन एक्टिव रेडिएशंस का असर या इससे नुकसान ना पहुंच पाए। ओके स्टूडेंट, तो बीटा रे का पेनिट्रेशन पावर की अगर हम लोग बात करें तो ये 100 टाइम्स मोर पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा रे, यानी कि अल्फा रे से 100 गुना ज्यादा भेदने का क्षमता होता है। और गामा रे का पेनिट्रेशन पावर तो लगभग 10,000 गुना, 10,000 टाइम्स more penetration power than अल्फा रे, अल्फा रे से 10,000 गुना। तो पूछा जाएगा बीटा रे से कितना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, तो आप लोग जवाब दोगे कि बीटा रे से 100 गुना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है किसका, अल्फा रे का। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका डिफ्लेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किधर होता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा रे कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, जो कि बताता है ये पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसी तरह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बीटा रे कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, जो कि दर्शाता है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और गामा रे जो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, जो कि दर्शाता है कि गामा रे जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो बच्चों ये सारी जानकारियां थी किन चीजों को लेकर, रेडियो एक्टिविटी को लेकर। तो ये रेडियो एक्टिविटी का एक तरह से बेसिक टर्म था, इसी का एडवांस लेवल का टर्म आप लोगों को क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में देखना है, जो कि हम लोग 11th में भी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, दरअसल क्लास 12 का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे इन्हीं अल्फा रे बीटा रे गामा रे के प्रॉपर्टीज को, एक्सपेंडेड या हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जाना कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और बाद में जाकर एनोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। और जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, तो सबसे पहला सवाल जो हम लोगों के दिमाग में आया वो ये था कि हाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से अरेंज होगा। क्योंकि ये तो मैंने जान लिया, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर किस तरह से अरेंज है, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सबसे पहला सवाल जाकर खड़ा हो गया। तो इस सवाल का जवाब अलग अलग साइंटिस्ट अपने अनुसार प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल के रूप में दिया। सबसे पहले ये तो आप लोग जान लो कि एटम इतना छोटा होता है कि आज के डेट में भी कोई भी साइंटिस्ट एटम के अंदर विजुलाइज नहीं कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसा है। तो आज से 100 साल या 125 साल पहले की बात क्या होगी आप लोग सोच लो। तो उस परिस्थिति में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, यानी कि एटम के साथ जो कई तरह का एक्सपेरिमेंट करा गया, तो उन सारे एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस आए ना, तो उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर अलग अलग साइंटिस्ट अपने अनुसार अलग अलग एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उन सारे एटॉमिक मॉडल में कई सारी खामियां थी, जिस वजह से उन सारे एटॉमिक मॉडल को एक एक करके रिजेक्ट करता चला गया। तो उस वक्त जो सबसे बेटर एटॉमिक मॉडल था वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था। और हम लोगों के सिलेबस में भी एक्चुअली हम लोगों को सबसे पहले किस एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। थॉमसन क्या प्रपोज किया कि कोई भी एटम जो होता है वो पूरा का पूरा सम पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल से मिलकर बना हुआ, यानी कि ये जो है ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है, जिसमें कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन
लेस और मोर सिमेट्रिकली, यानी कि लेस और मोर यूनिफॉर्मली, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे में कि ये एटम को एज ए होल न्यूट्रल बना देता है। तो ये चीजें तो हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ी थी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके दिमाग में कुछ डिस्टिंक्ट टर्म आप लोगों को डालने की कोशिश करता हूं। वो ये कि सबसे पहली बात तो यहां पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल में ये नहीं बोला गया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और प्रोटॉन पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को तो पार्टिकल की तरह कंसिडर करा गया, लेकिन प्रोटॉन को पार्टिकल की तरह कंसिडर नहीं करा गया, यानी कि निगेटिवली चार्ज जो भी सब्सटेंस है वो पार्टिकल है, यहां 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 कुछ इस तरह से पडेड है। लेकिन ये जो पॉजिटिवली चार्ज है कोई पार्टिकल नहीं है, यानी कि यहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यहां है यहां है यहां है यहां है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। इसे हम लोग वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, और उससे हम लोग रिलेट करके भी देख लेते हैं। जैसे कि कोई वाटरमेलन है, तरबूज है, तो तरबूज में जो बीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, ये बीज की तरह होता है। रेड पार्ट ऑफ तरबूज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल की तरह है। आप लोग इमेजिन करो, आप लोगों से पूछा जाए कि तरबूज के अंदर वो बीज जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कि अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो आप लोग बताओगे कि तरबूज के अंदर वो जो बीज है कहीं पर सिमेट्रिकली मतलब कि ऑर्डर में अरेंज है, और कहीं पर देखोगे गैप है, उसके बाद फिर आया, फिर बहुत ज्यादा गैप है, फिर आया, यानी कि कहीं पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बस वही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन भी बीज की तरह कहीं पर लेस और मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात करते हैं रेड पार्ट की। तो रेड पार्ट जो है, यानी कि तरबूज में जो लाल हिस्सा होता है, आप लोगों से पूछा जाए कि बीज जो है 10 पीस निकाल के दिखा दो, आप लोग बीज 1 2 3 4 5 6 10 की काउंट कर लोगे, यानी कि 20 काउंटेबल है। लेकिन रेड वाला पार्ट है, बोलेंगे 10 पीस जो है वो रेड निकालो, तो ऐसे से कैसे गिनती करोगे 10? वो अनकाउंटेबल है। उसी तरह ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां पर एक्सप्लेन करा गया है ना थॉमसन एटॉमिक मॉडल में, वो अनकाउंटेबल है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह देखा गया, लेकिन प्रोटॉन को पार्टिकल की तरह यहां पर नहीं देखा गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। वो पूरा का पूरा बोल दिया कि पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है, एटम ही पूरा पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है, जिसमें कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लेस और मोर सिमेट्रिकली कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो होल एटम को न्यूट्रल बना देता है। ओके, अब इसका और भी कई सारा नाम होता है। सबसे पहला नाम तो आप लोगों ने देख लिया, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, या फिर इसे हम लोग प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं, या फिर इसी को हम लोग रेजिन पडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं। ओके, तो यहां पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल का एक से अधिक कई सारा नाम है। बहुत ही मामूली और इजी कॉन्सेप्ट था थॉमसन एटॉमिक मॉडल में, आप लोग जान लिए, लेकिन बाद में थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी फेल हो गया कई सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के लिए, जो कि है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोगों को अगले लेक्चर में पढ़ना है, वहां पर हम लोग जानेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था उसको एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल फुलफिल नहीं था, इसलिए बाद में जाकर थॉमसन एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोगों को क्या देखना है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसी के बाद हम लोग जानेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसे आप लोग मिस नहीं करोगे। ओके स्टूडेंट।